नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 7, दैट इज एनवायरमेंटल इशू। और एनवायरमेंटल इशू का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके दो पार्ट्स आएंगे, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली जो हॉट टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, है ना। तो इसमें हम लोग वो सब डील करेंगे। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है इसमें, जैसे कि हम लोग एनवायरमेंटल इशू जैसे होगा इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वो सब देखेंगे। फिर सैंड माइनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इलीगल सैंड माइनिंग्स होती है वो भी एक बहुत मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज है। फिर पाम ऑयल्स के रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे डिजास्टर्स, इन सब के जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उन सबको हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में भी। आप कोई एग्जाम देते हैं तो आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग में ये सब हेल्प करेंगे। इससे पहले वाले अगर चैप्टर्स नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि एक लिंक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। सारे चैप्टर सीरीज वाइज में है, तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो सारे पहले की वीडियोस देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, एनवायरमेंटल इशू में सबसे पहले हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक में आ जाते हैं वो है हमारा इंडियन हिमालयन रीजन्स। ठीक है, तो इंडियन हिमालयन रीजन्स के क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो हिमालयन रीजन है दैट इट एक्सटेंड फ्रॉम, अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट अगर देखें, ठीक है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर बीच में ये नेपाल आ जाता है, फिर सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर कुछ पार्ट्स ऑफ हमारा वेस्ट असम आता है। ठीक है, सारे पार्ट्स हिमालयन रीजन में नहीं आते। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न है नागालैंड, मणिपुर, ये सारे स्टेट भी आते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वैसे करके फिर ये नीचे इस तरफ में स्लोप किया हुआ है, इस तरह से हिमालयंस है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्यों लोकेशन है देख सकते हैं, इधर में हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, फिर इधर अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इधर में तिब्बत यानी चाइना है, फिर इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, आसपास नेपाल है। तो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसका बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो है अलॉन्ग विद द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है ये है। तो इसका अगर हम लोग सही तरह से, अगर इसका देखभाल नहीं होता है और इसको सही तरह से इसका इकोलॉजी जो है ना, अगर उसको मेंटेन नहीं रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकता है। और अगर बहुत एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इंडिया के पास ये हिमालयन जो है हिमालय नहीं रहता तो क्या होता है, इंडिया का क्लाइमेट किस तरह से होता। तो इंडिया का जो क्लाइमेट अभी है उससे बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता था। आप पूछेंगे कैसे, तो अगर ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस नहीं होते तो जो साइबेरिया से ठंडी हवा आती है, जो सेंट्रल एशिया से आती है, वो क्या होता है आराम से जो है इनसाइड वो चला सकती है ना। और क्या होगा, जो इंडिया का प्लेन रीजन है जहाँ गर्मी पड़ती है ना, जहाँ उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें प्लेन्स में भी देखने को मिल जाता है। जो एक्सट्रीम कंडीशंस हमें विंटर्स में देखने मिलता है वो आमतौर पे देखने मिल जाता है। फिर ये क्या है, नेचुरल बैरियर का काम करता है जो हमारा हिमालयस है। तो जितने भी फॉरेन एनिमीज है या फॉरेन कंट्रीज है वो दो बार सोचते हैं इंडिया को इन्वेड करने से पहले, है ना। चाइना भी आसानी से इन्वेड नहीं कर सकता है, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो। हिमालयन रीजन है, बहुत रफ टेरेन है ना, यहाँ पर जीना भी बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और इकोलॉजिकल सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो सर्विसेज क्या है, इंडियन हिमालयन रीजन से सर्विसेज हमें क्या मिलती है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे सर्विसेज, प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज है। नॉट ओनली जो यहाँ पर रहते हैं ये उनके लिए तो सर्विस है ही है, लेकिन साथ ही साथ में जो इनडायरेक्टली जो लोग यहाँ पर हैं, जैसे कि हम लोग प्लेन्स एरिया में रह रहे हैं, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द इंडियन हिमालयन रीजन, जैसा मैंने पहले भी बताया। अमॉन्ग अदर सर्विसेज में अगर देखा जाए तो ये क्या है, परमानेंट स्नो कवर हमें मिल जाता है, ग्लेशियर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो और ये जो है यहाँ से स्नो कवर, या जब भी वो मेल्ट डाउन होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो यहीं से क्या है, ये पानी का स्रोत बनते हैं। जो जो हमारे पेरिनियल रिवर्स है, हिमालय से जो रिवर्स आता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सारी सतलज, ब्यास, चेनाब, ये से जितने भी रिवर्स है पेरिनियल रिवर है, मतलब ये 12 महीना हमें पानी देखने मिल जाती है। और जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं सदर्न इंडिया में वो पेरिनियल नहीं है, वहां पर जब गर्मी का सीजन होता है, जब बारिश नहीं होता तो जो नदी होते हैं वो सूख जाती है।
लेकिन जो हिमालयन रिवर्स वो पेरिनियल है, आपको 12 महीना पानी मिल ही जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत लेवल ज़रूर कम होता है। फिर विथ इट्स वास्ट ग्रीन कवर, ये क्या है, जो हिमालयन रेंजेस हैं यहाँ पर ग्रीन कवर बहुत ज्यादा, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, बहुत ज्यादा ग्रीन कवर है। तो ये क्या बन जाता है, जायंट कार्बन सिंक बन जाता है। तो ये जितने भी कार्बन हम लोग रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, तो वो सिक्वेस्टर कर लेता है। तो इसीलिए इसको कार्बन सिंक कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कार्बन सिंक किसको कहा जाता है, तो ओशन इकोसिस्टम को मेनली लार्जेस्ट हमारा कार्बन सिंक कहा जाता है। ठीक है। फिर as IHR also forms a considerable large part of identified Himalayan biodiversity global hotspot। और ग्रीन कवर है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो म्यांमार वाला बॉर्डर में लगता है, तो उसको बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन कहते हैं। तो बहुत सारे जो स्पीसीज है, फ्लोरा एंड फोना जो है, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और उसका जो लोकल क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, बहुत चीजें हैं। फिर बहुत सारे जो लोकल्स है, ट्राइबल्स लोग हैं, सब कुछ जो है वो डिपेंडेंट रहता है इस पे, है ना। तो ये बहुत सारी सर्विसेज है, अनगिनत सर्विसेज है। आप भी, अगर आपको भी अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और क्या क्या सर्विसेज है। ठीक है। फिर रोल इन इंडियन क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, तो पहले ही मैं बताया कि दिस रीजन हावर इज फेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो आज जो भी हिमालय का सिचुएशन है, जिस भी स्थिति में है, वो बहुत दिन पर दिन खराब होते जा रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत सिस्मिक एक्टिव जोन में आता है, सिस्मिक 5 जोन में आता है, जहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज है, उससे और ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन हम लोग बना दे रहे हैं इंडियन हिमालयन रीजन को। ठीक है। हिमालयन इकोसिस्टम फॉल्स इन द मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी, जो मैंने बताया, बहुत इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है, फिर भी हम लोग उसको सही तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। Managing the Himalayan ecosystem sustainably is critical not only for preserving its pristine beauty and spectacular landscapes, but also ensuring the ecological security of the entire Indian subcontinent। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया ही डिपेंडेंट नहीं है, तो इंटायर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर तिब्बत हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ऑब्वियसली इन सबको ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो ये सब कोई जो है डिपेंडेंट है ऑन इंडियन हिमालय। ठीक है, अगर ये अपनी स्थिति पे, अपनी जगह पे नहीं रहेगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो कॉज हो सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि हिमालयन इकोसिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, आई वाले आइकन पर शो हो रहा होगा। अब हम लोग आते हैं कि अर्बनाइजेशन इन द हिमालय, क्या ये सस्टेनेबल है, जिस तरह से, जिस तेजी से अर्बनाइजेशन किया जा रहा है हिमालयन स्टेट्स में, क्या वो सस्टेनेबल है। सबसे पहला जो है वो तो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल मेथड से हम लोग ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं। इम्पैक्ट जो हो रहा है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो सॉलिड वेस्ट। ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग, टूरिस्ट स्पेशली, विजिटर्स, यहाँ पर ट्रेकर्स, माउंटेनर्स जाते रहते हैं। ठीक है, इन द हिमालयन रीजन्स, एंड it has started to pose high biotic pressure concomitant indiscriminate solid waste dumping। तो बहुत सारे आप जो टूरिस्टिक प्लेस होते हैं, वहां पर देखते होंगे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, चाहे गर्मी का सीजन हो, ठंडियों का, किसी भी सीजन में आपको मैक्सिमम लोग मिल ही जाएंगे। ठीक है। और अभी जो सोशल मीडिया का क्रेज है, वहां पर आप देख ही पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे वीडियोस नजर आ जाते हैं जहां पर बहुत सारा जो कचरा है, सॉलिड वेस्ट जो है, अच्छे अच्छे लोकेशंस पे आपको दिख जाएंगे। बहुत लोग जो पार्टी करते हैं, जो बियर के बोतल या शराब की बोतलें हो तो वैसे ही फेंक देते हैं, प्लास्टिक वगैरह, जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट फूड्स के वो सब कुछ वहीं पर ऐसे कैसे फेंक देते हैं। तो लोग 4-5 दिन के लिए घूमने जाते हैं, लेकिन पूरा 1-2 साल के लिए पूरे हिमालयन इकोसिस्टम को पूरा बर्बाद करके चला आते हैं, है ना। क्योंकि ये सारे जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है, बायोडिग्रेडेबल चीजें होंगी तो वो ऑटोमेटिक नेचर अपने आप ही संभाल लेगी, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें क्या होगी, ये ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते रहेगा, और ये डिग्रेड तो होना नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, बहुत बार होता है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है बहुत चले जाते हैं, जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा चले जाते हैं। फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड पॉल्यूशंस होते हैं, है ना। इन सब रीजन्स में क्या होता है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनसे मैक्सिमम लोग जाते हैं, घूमने भी जाते हैं तो पैदल नहीं जाते हैं। बहुत सारे जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, वहां पर भी बहुत लोग नहीं जाते हैं पैदल, है ना।
such as solid waste, untreated sewage and local air pollution due to vehicles have been continuously increasing, है ना? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, उनसे अगर पूछिएगा, वहाँ के जो बूढ़े-बुजुर्ग होंगे, कहेंगे कि आज से 30-40 साल पहले क्या क्लाइमेट कितना साफ वेदर हुआ करता था। अब जो हिमालयन इकोसिस्टम का है, वो भी अब क्लाइमेट वेदर जो है, वो भी चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वो भी हो चुका है। फिर इम्पैक्ट ऑन अगर टाउन प्लानिंग देखा जाए, जैसे बताया अनप्लान्ड ग्रोथ है ऑफ हिल टाउन्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग होता है। फिर जनरल नॉन कंप्लायंस विद द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आर्किटेक्चरल प्लान्स है, क्या क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, वो जो उसको माना ही नहीं जाता है। ठीक है, फिर कभी भी कोई भी छोटी सी कैलामिटी भी आ जाती है तो पूरा घर वर टूट जाता है। ठीक है, फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लैंड फॉर कमर्शियल आउटफिट्स, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, बहुत सारे ऐसे-ऐसे जगह में जहाँ पर बनाना मना किया हुआ है, बैन किया हुआ है, फिर भी बनाया जाता है। ठीक है, फिर जोशीमठ का जो सब्सिडेंस वाला आपने देखा होगा, 1-2 साल के अंदर में ही करंट न्यूज़ रहा। ठीक है, तो लैंड जो है कि धीरे-धीरे क्या हो रहा है, वो धँसते जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो है, क्योंकि वो लैंड जो है बहुत ज़्यादा इको सेंसिटिव है। वहाँ पे उतना ज़्यादा लोड जो है वो नहीं ले सकता है। तो हिमालयन इकोसिस्टम को ट्रीट अगर सही तरह से नहीं किया जाएगा तो खराब हो जाएगा, और पूरा ये खराब होगा तो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट खराब हो सकता है। फिर डिफॉरेस्टेशन जैसे एक्टिविटीज़ और बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ा है, टूरिस्ट ज़्यादा जाने लगे हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा रिज़ॉर्ट्स के लिए, कमर्शियल आउटफिट्स के लिए, मार्केट्स के लिए, ईटरीज़ के लिए। तो ऑब्वियसली जंगल जो भी होंगे या पहाड़ होंगे, उनको तोड़-तोड़ के बनाना पड़ेगा। फिर लैंडस्लाइड्स, फिर ज थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति होती है, तो सारा टूट के बिखर जाता है। बहुत लोगों की जान-माल का नुकसान भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ता है? तो जो लोकल्स हैं उनको फेस करना पड़ता है। क्योंकि टूरिस्ट तो वापस आ जाते हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो ये टाउन प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब इनिशिएटिव्स क्या-क्या लिए गए हैं? तो बहुत सारे स्टेट जो हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखा जाए तो हर साल ही ये न्यूज़ में आता है कि प्लास्टिक बैन हो चुकी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट जो है हर स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे लाते हैं। ठीक है? लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे डंप्स किए हुए बहुत सारे ऐसे साइट मिल जाएँगे, टूरिस्टिक प्लेसेस बहुत फेमस है जहाँ पर ऐसे कचरों का पहाड़ बन चुका है ना? फिर जो नदियाँ होती हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, जहाँ साफ पानी बहती है, वहाँ पर कचरा फेंक दिया जाता है ना? तो वहाँ पर क्या है, जो नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो भी गंदी पॉल्यूटेड हो जाती हैं। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी है। तो इट हैज़ देन इंक्रीज़ द मिनिमम थिकनेस, जो इस एक्ट में बेसिकली कहा गया था कि 17 माइक्रोन से नीचे जो है प्लास्टिक वैसे यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये फैसला लिया था कि 2022 तक हम लोग पूरी तरह से पूरी स्टेट में जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर देंगे, लेकिन ये है एप्लीकेबल नहीं है। अभी भी बहुत आराम से सब जगह मिल जाएगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट रूल्स तो बना देती है, लेकिन फॉलो किसको करना है? पब्लिक को। पब्लिक ही फॉलो नहीं करेगी, सहायता नहीं प्रोवाइड करेगी, तो ऑब्वियसली ये इनिशिएटिव फुलफिल ही नहीं हो सकता है। तो बैन प्लास्टिक तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन ऑफ लेक्स इन रीजन, ये एग्जांपल है, जैसे कि नैनीताल का एक फेमस नैनी लेक है, जो इकलौता सोर्स था मतलब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का पूरे नैनीताल शहर में। ठीक है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है आज से 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है उसी समय से जाने लगे थे। जिसके कारण क्या है, जो भी ये नैनीताल नैनी लेक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोटिंग या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होता था, जिससे इसका एक्वाटिक जो सिस्टम था, वो खराब होने लगा था। जो पीने के लिए पानी था, वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी होने लगी थी। क्लाइमेट चेंज तो एक था ही था। तो इसीलिए एक कम्युनिटी प्लानिंग किया गया था, जिसका एक प्रोजेक्ट नाम रखा गया था मिशन बटरफ्लाई। बाय द नेशनल बाय द नैनीताल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या था, द स्वीपर्स on a small monthly charge collect waste from each household and directly transfer it to the compost pits। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो भी लोकल्स थे, स्वीपर्स रखा जाता था, उनको तनख्वाह दिया जाता था, और वो लोग घर घर जाके कचरा जो है, स्पेशली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, उन्हें इकट्ठा किया करते थे। फिर उससे वो कंपोस्ट बनाते थे। ठीक है, कंपोस्ट बनाते थे और कंपोस्ट बना के उसे बेचते थे, तो उनका भी इनकम हो जाता था, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था। फिर मैन्योर में भी कन्वर्ट हो जाता था, और वही मैन्योर क्या है, तो यहाँ पर जो नैनी लेक के आसपास जो पेड़ हैं उनको लगाया जाता था, वेजिटेशन कवर को इंक्रीज किया जाता था। ठीक है, तो ये था मिशन बटरफ्लाई। तो ये क्या है, देख सकते हैं, ये कम्युनिटी अप्रोच है, पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन अप्रोच है।
तो हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स लॉज से ही हम लोग किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर एनवायरनमेंट के इश्यूज को देखा जाए। इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना मस्ट है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ डल लेक, ये कश्मीर का बहुत फेमस टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। लगभग हर साल जो है, ठीक है, बहुत सारे लोग, लाखों लाखों लोग यहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और बहुत सारे, जो ये बहुत बड़ा लेक है ना, ये हो गया उलर लेक हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे हाउस बोट्स भी बने हुए हैं। इसी लेक के ऊपर भी बहुत सारे घर बने हुए हैं। फिर उसका जो सीवेज वाटर होता है, या जो गंदा ग्रे वाटर, जिसको ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर कहा जाता है, वो सारा जो है इसी नदिया में ही, इस लेक में ही बहा दिया जाता था पहले के टाइम पे। तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता था, सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होता था। फिर जो यहाँ पर जो बहुत सारे जो बेचने आते थे, हॉकर्स जो आते थे, बोट के थ्रू जो आते थे, वो सब भी बहुत बार क्या करते, कचरा इसी में फेंक देते थे। तो सोच सकते हैं एक्वाटिक लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब थी। बट आज के समय में इस लेक पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है, क्योंकि द लेक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ एमओईएफसीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको, इस पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्टिक प्लेस, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, है ना? तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो है बहुत ज़्यादा इसका लेक का जो इकोलॉजी था वो पूरी तरह से डिटोरिएट हो रहा था, ठीक है? तो जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कुछ स्टेप लिया था, जैसे कि द लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, LAWA, श्रीनगर, ये काम करता था सेंट्रल ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, जो कि दिल्ली में है। और फिर बहुत सारे एनजीओज के साथ मिलकर काम करता था, अवेयरनेस लाने के लिए, एजुकेशन लाने के लिए, मास अवेयरनेस लाने के लिए, कि यूज ऑफ पॉलीथीन कैरी बैग्स एंड आल्सो बीन बैंड इन द एरिया, है ना? साफ सफाई रखने के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें यहाँ पर ना फेंकने के लिए। तो ये सारे जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स लाए गए थे, और अभी स्थिति मोर और लेस पहले से बेटर हुई है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लेक्स है, रिवर्स है, जो अभी भी स्थिति जो है बहुत खराब है। गंगा देख सकते हैं, अभी कुंभ मेला होने वाला है, फिर भी गंगा नदी जो है कितनी ज्यादा अभी भी पॉल्यूटेड है ना? बहुत सारी नदियां पॉल्यूटेड है। जितना करोड़ खर्चा अगर हम लोग कर रहे हैं, है ना, कुंभ मेला को सेलिब्रेट करने के लिए, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदुओं का, तो सेलिब्रेट होना भी चाहिए। किंतु जितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने में, अगर उतना ही खर्चा अगर हम लोग 5 साल में अगर सही तरीके से किए होते, है ना, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता, तो वो गंगा साफ होती। और साफ होती तो हम लोग अच्छे से, धूमधाम से और बेहतर तरीके से उसको मना सकते थे, है ना? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फिर असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट एक्ट भी 2006 में आया था, कि द असम हिल लैंड एंड इकोलॉजिकल साइट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2006। इसमें क्या किया गया था? तो प्रिवेंट इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द हिल्स एंड फिलिंग ऑफ द वाटर बॉडीज इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो हिल स्लोप्स को मेनली काटा जाता था, फिर वही मिट्टी को क्या किया जाता था, अर्बन बॉडीज में, जो अर्बन वाटर बॉडीज होते थे उसको फिल किया जाता था, ताकि वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या कमर्शियल बिल्डिंग्स ये सब बनाया जाता था। तो इससे सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर होता है। क्योंकि ये ऐसे हिमालयन स्टेट में जो इकोलॉजी होती है बहुत सेंसिटिव होती है, ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है। अगर आप एक जगह का मिट्टी काटेंगे तो ऊपर की जितनी भी मिट्टियाँ हैं वो धर-धरा के नीचे गिरने लगेगी। थोड़ी बहुत बारिश होगी तो लैंडस्लाइड वाली प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है? ऐसे ही होती है। प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो अंडर दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो कैन ब्रिंग एनी हिल अंडर इट्स पर्व्यू ऑफ द प्रोटेक्शन। तो ये जो एक्ट आया था इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले सकती है कि अगर ऐसा हो रहा है, कोई कंपनी कर रही है, कोई प्राइवेट फर्म कर रही है, तो उस पर बैन लगा सकती है, उस पे हर्जाना लगा सकती है ना, फाइन लग सकती है। तो ये सब कुछ किया गया, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ही ऐसा बहुत बार करते हैं, बहुत सारे ऐसे हिमालयन साइट्स हैं जहाँ पर माइनिंग की जाती है ना? वहाँ पर माइनिंग की जाती है, तो वहाँ पर कैसी स्थिति हो सकती है देख सकते हैं आप, ठीक है? फिर रिकमेंडेशंस एंड सॉल्यूशन क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन स्पेशली इन द इंडियन हिमालयन रीजन में देखा जाए, तो गाइडलाइंस प्रोहिबिटिंग इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ गार्बेज पर्टिकुलरली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको पूरी तरह से बैन करना चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से उसको डिस्पोज कर रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, तो उस पर प्रॉपर फाइन लगना चाहिए, ठीक है? नहीं तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा तो ये कभी नहीं होगा। फिर प्रिवेंटिव एंड मैनेजमेंट स्टेप्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ। तो जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ पर गंदगी फैले वहीं पर उसको सही तरह से, जो अलग-अलग डस्टबिन्स बने होते हैं, अलग-अलग कलर कोडिंग के, किसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंकना है, किसमें नहीं फेंकना है, कहाँ-कहाँ पे फेंकना है, वो सब पता होना चाहिए। एंड लोग
होता भी है लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, इधर-उधर फेंक देते हैं और ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोग ही ऐसा कर रहे हैं। अनपढ़ लोग से उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन पढ़े-लिखे लोग ही ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? फिर प्रमोशंस ऑफ वेरियस टेक्निक्स जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो लैंड फिलिंग या ओपन डंपिंग हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। फिर जो 4 आर प्रिंसिपल है तो बेस्ट है, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। फिर गुड क्वालिटी पोर्टेबल वाटर जो है ये अवेलेबल होने चाहिए सब जगह में, टैप वाटर्स जो है बेसिकली, ताकि जो लोग अलग-अलग बॉटल्स खरीदते हैं, है ना? वो कम से कम खरीदें क्योंकि वो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, तो ऑब्वियसली वो डंप ही होनी है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं। फिर अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स, ये तो ऑब्वियसली स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल सब जगह ये अवेयरनेस लाना चाहिए। फिर बेस्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस फॉलो होना चाहिए, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलास्का हो गया, साइबेरिया होगा, वहाँ पर किस तरह से जो ठंडी ठंडी जगह है जहाँ पर किस तरह से वो लोग अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिर जो नॉन लिटरिंग जोन्स होते हैं वैसे इकोसिस्टम से सेंसिटिव प्लेसेस में किस तरह से साफ सफाई रखी जाती है ना, कचरा ना फेंका जाता हो, तो वो सारे इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, ताकि जो भी फॉरेन टूरिस्ट है उनको भी वो मजा आ सके। फिर नीड सपोर्ट एंड इनोवेटिव थिंकिंग्स, बहुत ज्यादा ये जरूरी है ना। इनोवेट इंडिया में इनोवेशन की बहुत ज्यादा कमी है ना। तो ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस, अब जो है घर भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस से नहीं बन रहे हैं, है ना। लोकल वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स सिस्टम ऑफ सीवेज एंड गार्बेज मैनेजमेंट, ये सब पे बहुत ज्यादा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे जैसे कि पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, बायोमिथानेशन, ये सब टेक्निक्स मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो इसीलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ कि पहले के वीडियोज़ देखेंगे तो ये सब समझने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर रिकमेंडेशन इन सॉल्यूशंस फॉर हिल टाउन प्लानिंग अगर देखा जाए, आर्किटेक्चरल नॉर्म्स देखा जाए, तो जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट है हिल रीजन्स में उसको कम से कम किया जाए तो बेटर होगा, है ना। फिर नो कंस्ट्रक्शन शुड बी अंडरटेक व्हिच फॉल्स इन द हैज़ार्डस जोन, जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो जो कंप्लायंसेस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आर्किटेक्चरल एंड एस्थेटिक नॉर्म्स फॉर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर हिमालयन स्टेट का जो एस्थेटिक नॉर्म्स है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट है। आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस में अलग मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अलग मिलेगा स्ट्रक्चर्स, है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज उसको प्रॉपरली पूरी तरह से बैन होना चाहिए। कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन ये सब कुछ बैन होना चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे सेक्टर जो है मिलकर नहीं काम करते, इसीलिए प्रॉब्लम्स यहीं पर क्रिएट होता है। कहीं पर एक जगह रास्ता बन गया है, अगर हिमालयन स्टेट में रास्ता बन जाता है तो फिर याद आता है कि पाइपलाइन नहीं बिछा है, पाइपलाइन बिछा है तो गैस की पाइपलाइन नहीं बिछी है, तो इसकी पाइपलाइन नहीं बिछी है, तो फिर बार बार उसको खोदा जाता है, रिपेयर किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इन हाई सेस्मिक एरियाज हिमालयाज के ऑल कंस्ट्रक्शन शुड इनकॉर्पोरेट अर्थक्वेक रेसिस्टेंस फीचर जो होते हैं, है ना, उन सबको मानना पड़ेगा। फिर लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज शुड बी डिप्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये हो गया हमारे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो आ जाएंगे वो है टूरिज्म। टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। टूरिज्म शुड विल इट बी रेगुलेटेड? बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ रेगुलेटेड ही नहीं है, और स्पेशली जो पिलग्रिमेज वाला टूरिज्म है वहाँ पर तो बहुत कम ही चांसेस है। जो चार धाम यात्रा होती है, वैष्णो देवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा या मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा, ये सब बहुत हद तक रेगुलेटेड है। लेकिन जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये सारे जो है, या वैष्णो देवी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होते, उसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पब्लिक जो है स्पेशल ओकेशंस पर बहुत पब्लिक आ जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होती है ना। तो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस लैक एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, वेस्ट डिस्पोजल एंड अदर एमिनिटीज। तो अगर कहीं पे भी आप ऐसे गए होंगे केदारनाथ या हिमालयन स्टेट में, तो देख सकते हैं एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी बहुत उतनी अच्छी नहीं होती, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे ये इम्प्रूव जरूर हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ ग्रॉस लैक ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशंस, मैनेजमेंट एंड फॉर कंट्रोलिंग टूरिस्ट इन्फ्लो इन सच साइट्स।
तो इन सब साइट्स पे रेगुलेटेड टूरिस्ट फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अमरनाथ यात्रा में होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें भी मेडिकल चेकअप्स होता है कि जो पर्सन फिट है, वही जा सकते हैं क्योंकि इसमें चलना पड़ता है। बहुत सारे आप वीडियोज़ देखते होंगे कि जहाँ पर केदारनाथ या वैष्णो देवी यात्रा पे बहुत लोग खच्चर पे चढ़ के जाते हैं और बहुत सारे खच्चर की डेथ भी हो जाती है या पिट्ठू बाँधा जाता है। ठीक है? तो बहुत हद तक ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है एक तरह से, है ना? ये नहीं करना चाहिए। जो फिट पर्सन है और जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स होना चाहिए, एक तरह से टिकटिंग सिस्टम होना चाहिए कि एक समय में इतना ही पर्सन वहाँ पर जा सकते हैं, रह सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में, ठीक है? फिर इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियल टूरिज्म, ये तो पिलग्रिमेज वाला हो गया। कल्चरल जो कमर्शियल टूरिज्म है, कल्चरल आइडेंटिटीज एंड डाइवर्सिटी इन माउंटेनियस रीजन्स आर अंडर थ्रेट। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जाके रह जा रहे हैं, है ना? वहाँ पर घर बना ले रहे हैं, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। जो वहाँ का कल्चरल आइडेंटिटी उसको मेंटेन करने के लिए ये नहीं करना चाहिए। आर अंडर थ्रेट बाय द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस। पैसा देकर, एक्सेस पैसा देकर खरीदा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर पैसा देकर अपना पावर दिखाकर वहाँ पर घर खरीद रहे हैं, फार्म हाउस बना ले रहे हैं। ठीक है? इन दिस कंटेक्स्ट कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म इमर्जेस एज वन ऑफ द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। तो इको टूरिज्म जो है, कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू प्रेजेंटली कहीं-कहीं ये प्रैक्टिस होता है लेकिन बहुत जगह में नहीं भी होता है। जैसे नैनीताल में हो रहा है, मसूरी में होता है, शिमला, कुल्लू मनाली, गंगटोक, यहाँ पर पहले नहीं होता था। ठीक है? अब धीरे-धीरे होने लगा है और स्पेशली नॉर्थ जो ईस्टर्न वाले हिमालय है, वहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन जो वेस्टर्न पार्ट है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब जगहों में उतना इको टूरिज़्म या कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज़्म को उतना ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एट लीस्ट ये होता है। ठीक है? फिर अगर हम लोग इनिशिएटिव्स देखा जाए तो हार्नेसिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर कंजर्वेशन। तो जो भी रिलीजियस पिलग्रिमेज होती है, साइट्स होते हैं, वहां पर हमें एनकरेज करना चाहिए जो भी लोग जा रहे हैं, पार्टिसिपेटरी प्लांटेशन। मान लीजिए कि कोई भी यात्रा करने जा रहा है तो उसे एक रूल बना दिया जाए कि आपको 10 पेड़ लगाने होंगे या कुछ साफ सफाई वहां पर करनी होगी अगर आप कचरा कर रहे हैं, या दंड देना पड़ेगा। उस तरह का कुछ ना कुछ एक स्टेप लेना पड़ेगा कि ताकि अगर पेड़ लगाया जाएगा, प्लांटेशंस होंगे तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम को हम लोग कंजर्व करके रख सकते हैं, है ना? फिर प्रोमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ इको कल्चरल लैंडस्केप्स। इको कल्चरल लैंडस्केप जैसे कि कल्चर और हमारा जो इकोलॉजी है, उसके बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए। ज़्यादातर ये मैं जैसे बताया, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, डेमाजोंग बुद्धिस्ट लैंडस्केप सिक्किम में है। फिर आपातानी इको कल्चरल लैंडस्केप अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कल्चर के साथ में ही ये प्रमोट किया जाता है इकोलॉजी को। ठीक है? आप पेड़ लगाएँगे, ठीक है? हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज़, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बोथ लैंडस्केप एंड हाइली डेवलप्ड विथ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज़ इन सब जगह पे होता है और बहुत जगह ये प्रमोट भी किया जा रहा है इस कल्चर को, इको कल्चरल लैंडस्केप को। ठीक है? जो जो कल्चर है वहाँ से ही आपको उसी को मेंटेन करके रखना है। आप नया से कल्चर जो है वहाँ पर इनपुट नहीं कर सकते। वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, उस रीजन का, उस लोकेलिटी का, उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? फिर इन्वॉल्विंग देम इन मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स एंड लैंडस्केप। ये तो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, सैक्रेड ग्रुप्स। तो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं या जंगल, पूरे जंगल का जंगल एरिया जो होता है, बहुत सारे ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उनको वो भगवान मानते हैं, है ना? उनको डीटी मानते हैं, लोकल डीटी मानते हैं। तो ये होना चाहिए। अगर उनको भगवान मानेंगे तो कोई भी जो है पेड़ को नहीं काटेगा। बहुत सारे ऐसे सैक्रेड ग्रुप्स हैं जहाँ पर आउटसाइडर्स को अलाउड ही नहीं है। वो आउटसाइडर्स को एंटर ही नहीं करने देते फॉरेस्ट में। तो वो जो फॉरेस्ट का जो प्रिस्टीन हैबिटेट है ना? जो वर्जिन हैबिटेट है, वो मेंटेन रहता है। तो सैक्रेड ग्रुप्स आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। आप खासी, गारो एंड जैंतिया हिल्स में, स्पेशली मेघालय है जैसे स्टेट में, आपको सैक्रेड ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो ये जो मेथड है, इसी से हम लोग बहुत ज़्यादा अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर देखा जाए तो जो हाइलाइट्स ऑफ सिक्किम इको टूरिज्म पॉलिसी कहते हैं। तो सिक्किम का मोटो ही है द अल्टीमेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है? तो ये सिक्किम में क्या किया जाता है, तो दे एम्प्लॉय द स्टेट इज एम्प्लॉइंग ए सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल फी
permits for entries, stay time restriction in some environmentally sensitive high altitude and pristine areas. तो भूटान में भी ऐसा ही होता है कि वहां पर भी रहने के लिए एनवायरमेंटल फीस देना पड़ता है, ठीक है, कि आप वहां पर रह रहे हो उतना सुंदर एनवायरमेंट में, प्रिस्टीन एनवायरमेंट में रह रहे, साफ सुथरा में, तो एनवायरमेंटल फीस देना पड़ेगा, परमिट फॉर एंट्रीज होगा। और बहुत ऐसे जगह है जहां पर आपको एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए ही वहां पर एंट्री होगा, उससे ज्यादा आप अगर वहां पर रहेंगे तो आप ऑब्वियसली वहां पर फाइन लगेगा, ठीक है। तो ये होना सब जगह में, जितने भी हिमालयन स्टेट है ना, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो टूरिस्ट लोग जो है वो पूरा कचरा करके रख दिए हैं। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ टूरिज्म इन वेरियस मोड्स सच एस, जैसे कि अलग अलग मोड्स पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे विलेज टूरिज्म हो गया, कुछ विलेज में रहा जाए, नेचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ट्रेकिंग, एडवेंचर टूरिज्म जैसे होते हैं। एडवेंचर टूरिज्म बहुत ज्यादा अभी बूस्ट मोड पे है, कल्चरल टूरिज्म ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। प्रमोशन एंड यूज ऑफ लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्यूजिन्स, जैसे मैं बता रहा था, वहाँ का जो सोशल फैब्रिक उसको मेंटेन करके रखना होगा। फिर बहुत सारे टूरिज्म फेयर्स, फेस्टिवल्स ये ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टूरिज्म रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्री, तो ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके जो है, तो ये सिक्किम से हम लोग सीख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा हद तक मेंटेन रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पब्लिक पे बहुत कमी आती है एज कम्पेयर टू जो हमारे वेस्टर्न हिमालयाज है, वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा जाती है, इधर में थोड़ा कम पब्लिक जाती है। लेकिन अभी सीन जो है अब चेंज होने वाला है, अब ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ज़्यादा लोग आने लगेंगे। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सुनते होंगे न्यूज़ में, बहुत सारे से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, जैसे चेरापूंजी बहुत सबसे वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, लेकिन वहाँ पर पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, लेकिन पीने का पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हिमालयन स्टेट्स में पीने के लिए पानी के बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल बिल्डिंग्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, जो भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वहां पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी है। और स्पेशली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं वहां पर लगाना, ये तो कंपलसरी है, ये हर जगह के लिए है। फिर इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बिल्डिंग शुड नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स, क्योंकि उनको कहा ही गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करना है, आपको पानी बचाना है, आप वहां से अपना यूज कीजिए। जो ट्रेडिशनल जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है या आसपास के जो पॉन्ड होंगे आप वहां से नहीं ले सकते हैं। फिर रूरल एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अंडरटेकन थ्रू सच स्ट्रक्चर, जो परकोलेशन टैंक्स होते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, अदर मीन्स जो होते हैं, उससे पानी को जितना हो सके बचाना है। बहुत लोग वहां पर जो है ट्रेडिशनली बचाते भी हैं। स्प्रिंग सेंचुरी डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन इन द स्प्रिंग रिचार्ज जोन्स टू एग्यूमेंट द स्प्रिंग वाटर डिस्चार्ज। तो ये बहुत ज्यादा किया जाता है लद्दाख में भी बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत होती है। तो जब पानी बहुत ज्यादा, बर्फ जो बहुत जब गिरता है, तो हिम पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ बना दिए जाते हैं बर्फ के, और वो जब गर्मियों के समय में पिघलता है तब वहां से पानी वो मिल जाता है। तो इस तरह से भी बहुत बार किया जाता है। ग्राउंड वाटर एक्विफायर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाना चाहिए, कि ग्राउंड वाटर जो है वो जो है वो रिचार्ज हो सके, तो आसानी से जो पोर्टेबल वाटर है वहां से मिल सकता है। तो ये करना बहुत ज़्यादा, कुछ इनिशिएटिव्स है, स्टेप्स हैं, जिससे हम लोग हिमालयन जो सिस्टम है, इकोलॉजी है, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जो इंडियन हिमालयन रीजन, उसके बारे में हम लोग ने लगभग आइडिया आ गया होगा आपको, कि एक्चुअली क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, लोकल बॉडीज क्या क्या ले रहे हैं, आप क्या इंडिविजुअली ले सकते हैं, ये सब आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकती है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम बनेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं इससे, इसीलिए आपको इसका सब समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि सैंड माइनिंग इन इंडिया अगर देखा जाए, ठीक है। तो सैंड एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, जो कि क्या क्या काम करता है इन सोसाइटी फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है, इकोलॉ जो एक्वाटिक एनवायरमेंट है उसको, फिर बफर अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव से बचाता है एक तरह से, एंड स्टॉर्म्स ऑल्सो, स्टॉर्म सुनामीज वगैरह। फिर हैबिटेट फॉर क्रुस्टेशियन स्पीसीज, जैसे कि केकड़े हो गए है ना, घोंगा हो गया, ये सब क्रुस्टेशियन स्पीसीज है, मोलस्कस हो गए। फिर मरीन ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट, फिलिंग रोड्स, बिल्डिंग साइट, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है, मेकिंग ग्लास एंड पेपर्स, रिक्लेमेशंस, एंड इन टूरिज्म इंडस्ट्री, स्पेशली जो बीच टूरिज्म है ना, बीच अट्रैक्शन टूरिज्म जो होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सैंड, ठीक है। तो सैंड माइनिंग ऑब्वियसली क्या है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सैंड एंड ग्रेवल,
जो पानी में स्पेशली होते हैं। जो रिवर्स क्या होता है, रिवर्स के साथ में वो सिल्ट भी आते जाता है। तो ऊपर से नीचे जब पहाड़ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो पानी टकराते हैं, तो पानी टकराने से क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वेदरिंग के थ्रू वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो वही नीचे नीचे आते आते क्या होता है, जो रिवर्स के डाउनवर्ड साइड्स होते हैं वहां पर आते आते बहुत सारा सिल्ट इकट्ठा हो जाता है और वो नेचुरली सैंड ग्रेवल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो उसी का ही मेनली माइनिंग किया जाता है। और इसका क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बहुत बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, तो ऑब्वियसली सैंड का डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो और इसी के साथ साथ सैंड का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो बहुत सारे सैंड माफियाज जो है अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो वो लोग इलीगल माइनिंग करते हैं, अंधाधुंध जहां से हम माइनिंग करते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। एनवायरमेंटल रीजंस देखा जाए तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया है जो जो इलीगल सैंड माइनिंग्स होते हैं। लेकिन जो सैंड माफिया है ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है, ये लोग मानते वानते नहीं ऑर्डर वगैरह। तो एनवायरमेंटल अगर रीजन देखा जाए इस बैन का, ठीक है, तो सैंड एक्ट एज अ क्या फायदा है, तो सैंड एज एन एक्ट एज एन एक्वाफायर एंड एज अ नेचुरल कारपेट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, है ना, एक नेचुरल कारपेट बना के रखते हैं। स्ट्रिपिंग दिस लेयर लीड टू डाउनस्ट्रीम इरोशन, अगर हम लोग निकाल देंगे, आप लेयर ही हटा देंगे, तो जो डाउनस्ट्रीम वाला रीजन है उसका इरोजन होने लगेगा, कॉजिंग चेंजेस इन द चैनल बेड्स, जो रिवर का फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। फिर हैबिटेट्स जो होते हैं वहां पर जो क्रिएचर्स होंगे, एक्वाटिक क्रिएचर्स, वो डिस्टर्ब होंगे, एज वेल एज डीपनिंग ऑफ द रिवर, और रिवर जो है बहुत गहरा भी होते जाएगा। एस्चुरीज एंड एनलार्जमेंट ऑफ रिवर माउथ, रिवर का माउथ भी बहुत जगह में देखते होंगे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इलीगल माइनिंग होते हैं। एज रिवर सिस्टम लोअर्स लोकल ग्राउंड वाटर इज अफेक्टेड विच लीड्स टू वाटर स्कैर्सिटीज एंड एग्रेवेटिंग एग्रीकल्चर एंड लोकल लाइवलीहुड। और इसके कारण क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत बार कम हो जाता है आसपास के एरिया में। तो जो भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होती है, लोकल जो डिपेंडेंट होते हैं रिवर इकोसिस्टम पे, उस पानी पे, उस एग्रीकल्चर पे, उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर सब्सटैंशियल हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए तो डायरेक्ट लॉस ऑफ स्ट्रीम रिजर्व हैबिटेट, डिस्टर्बेंस ऑफ स्पीसीज अटैच टू द स्ट्रीम बेड डिपॉजिट, जिसे बताया क्रूस्टेशियंस, मोलस्कस। फिर रिड्यूस्ड लाइट पेनिट्रेशन, क्योंकि पानी जो है हम लोग बार बार सैंड निकालेंगे तो जो भी व्हीकल आएगा, इसके कारण यहाँ पर टर्बिडिटी जो है बहुत बढ़ जाता है, ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर होता है, तो लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाता है, जो लिविंग क्रिएचर्स होता है वो खत्म हो जाता है। ये सब पहले भी पढ़ाया हुआ। रिड्यूस्ड प्राइमरी प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड फीडिंग अपॉर्चुनिटीज, तो ये सब कुछ एक्वाटिक पूरा सैंड माइनिंग से किस तरह से देख सकते हैं डिस्टर्ब होता है, जो रिवर के या लेक्स के जो एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं किस तरह से वो डिस्टर्ब होते हैं। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस देखा जाए सैंड माइनिंग का तो रेवेन्यू लॉस बहुत सारे होते हैं टू द एक्सचेकर्स। तो एग्जांपल जैसे बताया गया कि एस्टिमेटेड बताया गया कि नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा एरिया में जो है लगभग 100 करोड़ सालाना जो है लॉस होता है ड्यू टू इलीगल सैंड माइनिंग जो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता है कहाँ से कितना माइनिंग हो रहा है, कितने दाम पे बिक रहा है, बहुत एक्सेस दामों पे भी बिकता है, जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। एनवायरमेंट इन इकोलॉजी पे तो हो ही रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू लॉस होता है, फिर गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा लॉस होता है, कि गवर्नमेंट ने बताया है कि आप सिर्फ यहाँ से 100 टन ही जो रेत है ना, सैंड को निकाल सकते हैं, लेकिन इलीगल माफिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, 100 टन के बजाय 200 टन निकाल लेते हैं। कौन देखने आ रहा है, जो पुलिस है या कर्मचारी वो सब मिले हुए होते हैं, नेता मिले होते हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट का ज्यादा लॉस होता है, जो माफियाज होते हैं उन तो राजा बन ही जाते हैं। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस देखा जाए तो फोर्सिंग द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स, डाइवर्ट होने लगते हैं रिवर्स का, जो रिवर डाइवर्शन बहुत आसानी से हो रहा है। फिर सैंड होल्ड्स लॉट ऑफ वाटर, है ना, सैंड बहुत सारा पानी होल्ड करके रखा है। फिर सैंड को जब लादा जाता है ट्रक्स में, बड़े बड़े ट्रक्स या ट्रैक्टर्स में लादा जाता है, तो सैंड के साथ साथ पानी भी है, वो भी आता है। और पानी का इसमें बहुत सारा जो वेस्टेज होता है जब ट्रक्स में ये लोड करके लाया जाता है ना, तो उसमें पानी का भी बहुत सारा लॉस होता है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल पहले ही बताया, एक्वाफायर बहुत नीचे चले जाता है। फिर एडवर्सली इम्पैक्टिंग द हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, टर्बिडिटी बहुत बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं जाता है, सनलाइट नहीं जाता, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। फिर इंक्रीज्ड रिवर इरोशन, ये तो प्रॉब्लम होना ही है,
तो जब भी आप देखते होंगे जहां पर भी माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग्स, मैं भी गया हूँ, तो वहां पर क्या है, ऑब्वियसली जाने ही नहीं देते हैं। तो कुछ पुलिस के वेस में रहता है कि इधर आप नहीं जा सकते, इधर अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर बात करने से ही लोकल से पता चलता है कि यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग होती है। तो वहां पर दूर से ही आपको बहुत सारा पॉल्यूटेड एयर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो डैमेज टू रोड्स एंड ब्रिजेस, अब डैमेज कैसे होता है कि अगर मान लेते हैं ये ब्रिज है, ठीक है, और ब्रिज के नीचे ही कहीं आसपास में जो है उसमें सैंड की माइनिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली माइनिंग होगी तो यहाँ से मिट्टी हटेगा, तो ब्रिज का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा। ब्रिज के जो पिलर्स हो तो उनका आसपास का एरिया जो है मिट्टी खसकने से उसका वो कमजोर पड़ने लगेंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर बार बार ऐसा कर रहे हैं तो ये पिलर जो होते हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं। ठीक है। और ये ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। बहुत जगह में ऐसा होते रहता है विष्णु प्रयाग, हिमालयन स्टेट में तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिर थ्रेट टू एग्रीकल्चर, इसीलिए हिमालयन स्टेट में अगर ऐसा हो भी रहा माइनिंग, तो वहां पर मैनुअल माइनिंग करना चाहिए, मशीन्स वगैरह से नहीं करना चाहिए। फिर थ्रेट टू एग्रीकल्चर देखा जाए, क्योंकि वाटर टेबल पूरा ही डाउन हो जाता है, ग्राउंड वाटर नहीं बचता है, और माइनिंग माफियाज इतने हो जाते हैं कि कोई पानी लेने ही नहीं मिलता है, तो खेती बाड़ी कहाँ से होगी। फिर डैमेज टू कोस्टल इकोसिस्टम ऑब्वियसली, तो डिस्ट्रक्टिव इलीगल प्रैक्टिसेस इन बीच क्रीक्स लीड टू इरोजन अलोंग द शोरलाइन। तो इरोशन होगा तो ऑब्वियसली जो बीचेस होंगे वो भी साफ सुथरा नहीं होगा, जो टूरिज्म आता है वो भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है। फिर जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, टाइडल वेव्स आते हैं, अब रेत क्या होता है, एक बफर बन के रखता है, वो एक दीवार की तरह रहता है। तो वो जब भी टाइडल वेव आता है, हाई टाइड आता है, तो रोक के रखता है। अब हाई टाइड वगैरह आएगा तो क्या होगा, पानी जो है वो अंदर चला जाएगा, जो जो आसपास लोग रहते हैं कोस्टल एरिया में उनका घर डिस्टर्ब होगा, आसपास का इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। फिर a major impact on beach and sand mining is loss of protection from storm surges associated with tropical cyclones and tsunamis। तो ये जैसे मैंने बताया, ट्रॉपिकल साइक्लोन सुनामीज के कारण बहुत लॉस होता है। फिर अभी कुछ दिन पहले ही पेरू में जो है सुनामी आया था, 13 फीट आसपास में हाई जो है सुनामी आया था, जिससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। सोच सकते सिर्फ 13 फीट का था, इससे ज्यादा अगर आएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फिर लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू फार्म वर्कर्स, एग्रीकल्चर कम होगा तो ये भी होगा, थ्रेट टू लाइवलीहुड तो ये होना ही है। तो इतने सारे प्रॉब्लम जो है, देखने में ये लग रहा है सैंड माइनिंग बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन बहुत सारा इसमें एसोसिएटेड है। फिर सजेशंस भी अगर देखा जाए तो सजेशंस ये है कि हम लोग जो सैंड यूज करें इसके बजाय हम लोग ऑल्टरनेटिव जो सैंड है, जिसको मैन्युफैक्चर्ड सैंड या एम सैंड कहा जाता है, ठीक है, तो ये सैंड जो है बेसिकली स्टोन क्रशिंग प्लांट से जो निकलते हैं, है ना, जो स्टोन को क्रश करके निकला जाता है उसी को ही एम सैंड कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, बहुत लोग जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है या इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स, वो मानते हैं कि एम सैंड जो है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है, ये बेटर होता है, बेटर इन क्वालिटी, कंसिस्टेंट, है ना, और ये बहुत ज्यादा ये कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, और साथ ही साथ ये चीपर भी होता है, जो रेत होती है उससे ये चीपर होता है। फिर यूज ऑफ फ्लाई ऐश फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्टरनेटिव, ये पहले भी मैं बताया, ये फ्लाई ऐश का यूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन पर्पज में, ईंट बनाई जा रही है, ब्रिक्स बनाते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज में। फिर गवर्नमेंट शुड एक्सरसाइज प्रूडेंस व्हेन इट कम्स ऑन लीजिंग आउट द रिवर बेड फॉर माइनिंग एक्टिविटीज, है ना। तो गवर्नमेंट बहुत बार ऐसे माइनिंग एक्टिविटीज के लिए ऐसे लोगों को दे देती है टेंडर, जो ऑलरेडी इलीगल माइनिंग में लगे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है, तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किसको माइनिंग करने दिया जा रहा है, कौन सी कंपनी को दिया जा रहा है, वो सही तरह से अपने काम कर रहे हैं कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फिर पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ हाउ मच सैंड कैन बी सस्टेनेबली माइंड, है ना, तो इसीलिए साइंटिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। वो वहां पर रिसर्च करके पता कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से इतना सैंड हम लोग निकालेंगे तो वहाँ का इकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा, उससे ज्यादा हम लोग निकालेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा।
फिर यूज ऑफ जो इंट्रूसिव टेक्निक्स होता है, जैसे कि एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है, हेवी एक्सकावेटर यूज मशीन्स का यूज किया जाता है फॉर सैंड माइनिंग, ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, पॉल्यूशंस भी होते हैं, बहुत सारा इसमें डिस्टर्बेंस होता है। और अगर माउंटेनियस हिली एरियाज में ऐसा माइनिंग हो रहा है तो मैंने पहले ही बताया कि मैनुअली होना ज्यादा बेटर है और सस्टेनेबली। वहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, प्लेन्स एरिया में तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन हिमालयन एरियाज में अगर या माउंटेनियस एरिया में हम लोग बहुत अंधाधुंध सैंड माइनिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी तो वो पूरा इकोसिस्टम ही हट जाएगा। फिर हाई लेवल लॉबिंग कमिटी मस्ट बी फॉर्म्ड एंड लॉज हैज टू बी एनफोर्स्ड इन एन एफिशिएंट एंड अनबायस्ड वेज एंड डिसाइसिव स्टेप्स आर टू बी टेकन फॉर द एनवायरमेंटल सोल्यूशन। है ना? तो देखते होंगे यूपी में बहुत ज्यादा सैंड माफिया का ये सब का चल रहा था, लेकिन कुछ समय में क्या हुआ, अभी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। फिर बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियोस आते हैं, जैसे बिहार में कुछ पुलिस ऑफिसर गए थे सैंड माफियाज को पकड़ने के लिए, लेकिन पुलिस वाले ही पिटा कर चले आते हैं, क्योंकि माफिया लोग जो होते हैं उनको बस सब कुछ, पैसा से लेकर बंदूक सब पावर रहता है, बड़े नेता से उनका जान पहचान रहता है, तो पुलिस भी जाकर वहां पर कुछ नहीं कर सकती। तो जब तक हम लोग लॉज वैसा ना बनाए और जितने भी नेता है अगर वो इन्वॉल्व है इन सब चीजों में तो उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा पूरा स्ट्रांग हम लोग प्रोएक्टिव स्टेप लेकर काम कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसा होते ही रहेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं पाम ऑयल से रिलेटेड, ये भी एक तीसरा हमारा एनवायरमेंटल इशू है। तो पाम ऑयल हैज emerged as a मेन ग्लोबल सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो जो सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसी की तरह पाम ऑयल भी है। और ये जो है सबसे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो ऑयल यूज किया जाता है खाने वाला ऑयल, वो पाम ऑयल ही होता है। तो आपके जितने भी चिप्स के पैकेट हैं या जितने भी पैकेट फूड्स के आइटम्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सब में ही लिखा रहता है कि पामोलिन ऑयल या पाम ऑयल यूज किया जाता है। तो जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि पाम ऑयल जो होता है वो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो बाहर के खाने हैं या पैकेट फूड्स आते हैं इनको नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है, मम्मी पापा क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो ड्यू टू एडिक्वेट अवेलेबिलिटी वर्सटिलिटी इन यूजेस हायर यील्ड एंड लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू द अदर वेजिटेबल ऑयल, ये पूरे वर्ल्ड में है जो सबसे ज्यादा ये बिकता है, चलता भी है। ठीक है, तो ये वेजिटेबल ऑयल के नाम पे ही ऑब्वियसली बिकता है। तो पाम ऑयल फॉर्म्स 33% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन मिक्स। तो देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा होता है। और इंडोनेशिया मलेशिया जो है इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। 87 प्रोडक्शन जो है पाम ऑयल के, इंडोनेशिया मलेशिया जो साउथ एशिया वाला रीजन आसियान कंट्रीज है वहां से सबसे ज्यादा, लगभग 95% से भी ज्यादा पाम ऑयल का वहीं पर खेती होता है। और कुछ बच जाते हैं तो वो इंडिया चाइना इन सब रीजन में कुछ आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो ये दो कंट्रीज है इंडोनेशिया मलेशिया जो है 87% तो यहीं से आ रहा है। And the growth has fueled by increased population incomes and per capita consumption especially। इसमें भी अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन होगा, डिमांड्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर ऑयल भी बढ़ेगा, है ना? इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना इन सब कंट्रीज में। एंड पाम ऑयल एट 48.7 मिलियन मेट्रिक टन इज द लार्जेस्ट कंज्यूम्ड एडिबल ऑयल इन द वर्ल्ड। जो मैं कह रहा था सबसे कंज्यूम्ड हाईएस्ट जो है ये पाम ऑयल ही है, यूज किया जाता है। तो एज डिमांड ऑफ पाम ऑयल इंक्रीजेस सब्सटेंशियल ट्रैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है आर ऑफन क्लियर्ड। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल जो है इन्हीं रीजन में ही ग्रो होता है, ट्रॉपिकल रीजन में ही ग्रो होता है। जो तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडोनेशिया मलेशिया बर्मा, है ना, सिंगापुर, इन सब के जो होते हैं, ऑब्वियसली सिंगापुर में नहीं है लेकिन बोर्नियो हो गया, फिलीपींस हो गया, यहाँ पर बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इसको क्लियर किया जाता है ताकि पाम ऑयल की खेती हो सके। ठीक है, फिर डिफोरेस्टेशन जैसा होता है जो कि बहुत ज्यादा हाईली बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रीजन कहा जाता है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज है यहाँ, इस इन सबको बोर्नियो, पापुआ न्यू गिनी, सुमात्रा, कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर डिफोरेस्टेशन किया जाता है। तो फॉरेस्ट इम्पैक्ट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज सुमात्रन टाइगर्स, राइनो, ओरंगुटान्स। ये जो स्पीसीज है एंडेंजर्ड, कुछ कुछ स्पीसीज ऐसे हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, व्हाइट राइनोस, टाइगर्स, जावा राइनो, ये सब क्या है पूरी तरह से विलुप्त हो जा रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो इनके कारण बहुत ज्यादा फौना फ्लोरा का लॉस होता है।
इट ऑल्सो हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ एंड डिस्टर्ब लोकल लाइवलीहुड, जिससे पता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बहुत सारी हो जाती है। एंड एट द ग्लोबल लेवल द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस आर इवन मोर ड्रामेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज्यादा इमिशन होगा। तो क्लाइमेट चेंज में ये ऑब्वियसली इसमें एक इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग जैसा सिचुएशंस होगा ही। अब अगर एप्लीकेशन देखा जाए पाम ऑयल का, तो फूड बेस्ड एप्लीकेशंस तो हाँ बहुत सारा है। सब चीज में कुकिंग ऑयल सब्स्टिट्यूट फॉर बटर, जो भी बिस्किट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, सब चीज में ही आपको ये जो है मिक्स करके या मिलावटी करके मार्जिनाइंग, कन्फेक्शनरी, बेकरी, फूड, आइसक्रीम्स, कॉफी, क्रीमर्स, इमल्सिफायर, विटामिन ई सप्लीमेंट्स, मेडिसिन पर्पस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर नॉन फूड एप्लीकेशन देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स, है ना। कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज, बहुत सारा साबुन बनाने में काम आता है ना। सोप्स, डिटर्जेंट, ऑल्सो केमिकल इंडस्ट्रीज आर ए बेस मटेरियल फॉर लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स, कॉस्मेटिक्स, तो डिटर्जेंट्स के बनाने के लिए भी काम आता है। और यूएसडीए के एस्टिमेट्स बताते हैं कि 75% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल कंजम्पशन इज फॉर फूड पर्पसेस, और 22% जो है इंडस्ट्रियल नॉन फूड पर्पस के लिए है, और जो बचा कुचा बच गया है वो बायोडीजल में आ जाता है। बायोडीजल यानी जो इथेनॉल बनाया जाता है, या जो प्लांट से हम लोग ईंधन बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं, उन्हीं को मेनली बायोडीजल बोला जाता है। ठीक है, बायो इथेनॉल प्लांट्स होते हैं, राइस से बनाया जाता है, हस्क से बनाया जाता है ना। तो कुछ बच जाता है बायोडीजल में, बाकी 75% तो फूड कंजम्पशन में ही होता है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज, इन सब में बहुत बहुत ज्यादा जो है पाम ऑयल यूज किया जाता है। तो जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, है ना, लिखा रहता है ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, है ना, सनफ्लावर ऑयल, लेकिन उसमें भी मिक्स किया होता है। ठीक है, अगर आप अपनी आंखों के सामने उसको मील में गए हैं, फिर आप देकर, जैसे सरसों का गांव में बहुत ज्यादा तेल यूज किया जाता है ना गांव में, तो सरसों दिया जाता है और वहीं पर वो उसे पीस कर उससे तेल निकाल कर सब दे देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्योर होता है। लेकिन जो हम लोग पैकेट वाले रिफाइंड ऑयल खरीदते हैं वो सब क्या है, पाम ऑयल है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो प्रॉब्लम्स हो रही है हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की, है ना, वो क्यों हो रही है शहर में ज़्यादा? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग मिलावटी वाली चीज़ खा रहे हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स अगर देखा जाए, पाम ऑयल का पहले ही बताया, डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि इनकी खेती हो सके, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होगा। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो स्पीसीज है जो डिपेंडेंट है ना, बहुत सारे चिंपैंजीज, ओरांगटान्स, स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया रीजन में, क्योंकि मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, बहुत सारे स्पीसीज जो है डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज, वहाँ का जो पूरा हैबिटेट है वो पूरी तरह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरा चेंज कर दे रहे हैं, खेती बाड़ी के लिए थोड़ा सा पैसे के लिए कर रहे हैं ना। क्लाइमेट चेंज होना ही है, ये सब डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा ही। फिर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स भी यूज किया जा रहा है, क्यों? तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग पाम ऑयल जो है कम समय में ग्रो कर सके, तो इसीलिए पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी यूज किया जा रहा है। और एक्सेस अमाउंट में अगर यूज करेंगे तो ऑब्वियसली सॉइल जो होगा वो तो कंटेमिनेट होगा ही, फिर जो आसपास के एक्वाटिक बॉडीज है, ओशियंस है, वहां पर भी पूरे तरह से खराब होगा, उसके कारण जो कोरल्स हैं या एक्वाटिक क्रिएचर्स उनका भी लाइफ डिस्टर्ब होगा। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है सारे ही में, जो भी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट स्पीसीज, सब भी डिपेंड इस पे बहुत ज्यादा इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। और कंजम्पशन ऑफ पाम ऑयल देखा जाए इंडिया में, तो palm oil has dominated India's imports since the last 2 decades for its logistical advantage, क्योंकि इंडिया से बहुत नजदीक में है, तो आराम से जो है मलक्का स्ट्रेट से इंडिया में आ जाता है, विशाखापट्टनम, कोलकाता एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, मतलब पोर्ट्स पे आ जाते हैं। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोग जो है इंडिया से जाते हैं वहाँ पर खेती बाड़ी वहाँ पर करने के लिए पाम ऑयल की। फिर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न, फिर अवेबिलिटी, प्राइसिंग, पॉलिसी चेंजेस, सस्ते में मिल जाते हैं इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम कर लेते हैं। फिर इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। एंड पाम ऑयल कंट्रीब्यूट्स अराउंड 74% टू द टोटल एडिबल ऑयल दैट इज इंपोर्टेड इनटू द कंट्री। तो 74% जो हम लोग, 100% अगर हम लोग कोई पाम ऑयल, कोई भी अगर तेल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से भी, तो उसमें से 74% तो सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल होता है, बाकी बच जाता है मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो हम लोग ज्यादातर
यूक्रेन, रशिया जैसे कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन सब की खेती होती है। फिर पाम ऑयल इन इंडिया अगर प्रोडक्शन देखा जाए, तो डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री है, फिर भी है इंडिया शेयर इन पाम ऑयल प्रोडक्शन इज जस्ट 0.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोड्यूस। तो बहुत 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 कम है इंडिया में, है ना। तो भी पाम ऑयल प्रोडक्शन जो पिछले 5-10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और इसीलिए तो चर्चा हो रही है कि बहुत सारे जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहां पर क्या हम लोग फॉरेस्ट को काट के पाम ऑयल प्लांटेशन कर रहे हैं, जो बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, है ना। तो इंडिया वुड कंटिन्यू टू बी अ नेट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। और कोरोना के टाइम में जब पाम ऑयल की दिक्कत हुई थी, है ना, पाम ऑयल आना बंद हो गया था, तो उसमें भी जो तेलों के दाम थे, है ना, 1 लीटर तेल पे 40 रुपए 50 रुपए जो वहां पर उस समय राइज हुआ था 1 लीटर तेल पे। तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा लाइवलीहुड और लोगों पे जेबों पे इम्पैक्ट होता है। अगर अगर स्टेट वाइज देखा जाए, तो आंध्र प्रदेश में जो है 86% कंट्रीज का जो पाम ऑयल प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश में हो रहा है। फिर केरला में 10%, कर्नाटक में 2%, और कुछ कुछ ओडिशा, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात जैसे स्टेट में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। मेजर कंस्ट्रेंट क्या क्या है इंडिया में, हम लोग पाम ऑयल क्यों नहीं ग्रो करा सकते हैं, कल्टीवेशन क्यों नहीं होता है। तो सबसे बड़ा है ज्योग्राफिकल लोकेशंस। क्योंकि पाम ऑयल जो होता है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में 8 डिग्री और साउथ 8 डिग्री, इन्हीं सब रीजन में जो है पाम ऑयल्स का खेती बाड़ी ज्यादा हो सकता है, वही वही उसी एनवायरनमेंट में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन इंडिया इस जोन में बहुत कम ही एरिया आता है ना, तो इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन उतना ज्यादा सूट नहीं करता है। लेकिन जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो सूट करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिर इरिगेशन पर्पस क्यों, क्योंकि पाम ऑयल नीड्स रेगुलर रेनफॉल। क्योंकि ये क्या रेन फॉरेस्ट एरिया में ज्यादातर ग्रो करते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा मिलता है, और इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि सब जगह आपको बारिश पूरे साल मिल जाता है। ठीक है, तो इरिगेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। फिर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, तो पाम ऑयल जो है उसका, जैसे सरसों होता है वो हम लोग लगाते हैं और कुछ महीने में अंदर उसका प्रोडक्शन हो जाता है, उससे तेल निकाल के बेच देते हैं। लेकिन पाम ऑयल में ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है 4-5 साल लग जाता है उसको फ्रूट्स आने में, और उससे हमें यील्ड कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर स्मॉल फार्म होल्डिंग्स, है ना, फार्म होल्डिंग्स इंडिया में बहुत सारे, मैक्सिमम जो है 98% जो फार्मर्स है सब स्मॉल फार्मर्स है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है। तो वहां पर भी एक चैलेंजिंग होता है। फिर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, तो ज्यादातर जो इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इंडोनेशिया, मलेशिया में जो है वो ज्यादातर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इंडिया के जो पाम ऑयल्स है या इंडिया में जो खेती बाड़ी करते हैं उस पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे कारण है मेजर कंस्ट्रेंट इन डोमेस्टिक कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल। और अगर पॉलिसीज देखा जाए, तो गवर्नमेंट भी कुछ कुछ पॉलिसीज किए हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाम ऑयल, जैसे कि सब्सिडीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन imported palm oil। ठीक है, तो सब्सिडीज दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड हैज बीन सब्सिडाइजिंग इंपोर्टेड एडिबल ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पीडीएस सिस्टम है, राशन शॉप्स है, वहां पर क्या है गरीबों को, जो बीपीएल फैमिलीज होती हैं उनको सस्ते दामों पे ये सारे तेल दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी करता है। फिर द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अनाउंस्ड वेरियस सब्सिडीज फॉर पाम ऑयल ग्रोवर्स। ठीक है, तो जो पाम ऑयल की खेती करना चाहते हैं ग्रोवर्स के लिए, प्लांटिंग, फिर बाइंग ऑफ द पंप सेट, ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी, पार्सल कंपनसेशन इन केस ऑफ द लॉस ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, सपोर्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, मिलिंग यूनिट, ये सब के लिए भी गवर्नमेंट जो है स्टेप्स ले रही है। तो बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट भी ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे इस पे बहुत कम ही स्टेप लिए गए। ठीक है, फिर अगर राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसपीओ क्या है। तो आरएसपीओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सस्टेनेबल पाम ऑयल फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। सस्टेनेबल पाम ऑयल मतलब क्या, सही तरीके से हम लोग उसको ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है ना कि पहले फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और फिर हम लोग उसको वहां पर काट कर ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, ये सारे इम्पैक्ट होंगे। तो अगर हम लोग सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली सस्टेनेबल मेथड तो यूज हो नहीं रहा है। तो आरएसपीओ इज अ मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विद पाम ऑयल ग्रोअर्स, पाम ऑयल प्रोसेसर, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, गुड मैन्युफैक्चरर, एनजीओस एंड रिटेलर्स। ये मिलकर जो है ये देखते हैं कि
ये जो भी पाम ऑयल की खेती हो रही है ना, पाम्स की खेती हो रही है, वो सस्टेनेबली हो रहा है या नहीं। तो 8 प्रिंसिपल है बेसिकली फॉर ग्रोअर्स टू आरएसपीओ सर्टिफाइड। तो ये आरएसपीओ जो है सर्टिफिकेशन मेनली प्रोवाइड कराते हैं, जो भी पाम ऑयल्स अगर सस्टेनेबली इन सब प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तब। तो कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, ये है प्रिंसिपल। कंप्लायंस विद एप्लीकेबल laws and regulations, commitment in long-term economic and financial viability, use of appropriate best practices by growers and millers जो तेल निकालते हैं, फिर environmental responsibility and conservation of natural, ठीक है। तो ये भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ग्रो किया जा रहा है या फॉरेस्ट कहीं काटा भी जा रहा है, तो उसके जगह में कहीं दूसरे जगह फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा पेड़ों का, एफोरेस्टेशन रिफोरेस्टेशन होना पड़ेगा। फिर रिस्पॉन्सिबल कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय द ग्रोवर्स एंड मिल्स। बहुत बार इनके साथ में क्या होता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता है। ऑब्वियसली कोविड के समय में ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। फिर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांटिंग्स, कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन की एरियाज ऑफ एक्टिविटी। तो ये 8 प्रिंसिपल है, तो जो भी इसको फॉलो करते हैं उन्हीं को ही जो है पाम ऑयल सर्टिफिकेशन मिलता है। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 14% ऑफ पाम ऑयल ग्लोबली जो है वो है सिर्फ सर्टिस्फाइड बाई आरएसपीओ, ठीक है। बाकी जो है 86% तो आरएसपीओ से सर्टिफाइड ही नहीं है। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा इस पे भी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज मिल जाएंगे। तो हम लोग बाकी के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।